हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जिन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे वो शब्द हैं टू और वेरी। इन दोनों शब्दों के मीनिंग में काफ़ी डिफरेंस होता है और कई बार हम सेंटेंसेस में वी की जगह टू का यूज़ कर देते हैं और टू की जगह वेरी का यूज़ कर देते हैं। और क्योंकि इन दोनों शब्दों के जो मीनिंग होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, तो हम इनको एक दूसरे की जगह यूज कर देते हैं भूलवश, और हम जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वो मीनिंग कन्वे हो नहीं पाता है। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो हम इनके मीनिंग के बारे में जानते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, वेरी के बारे में तो लगभग आप सभी जानते हैं कि वेरी का जो यूज होता है वो हम हिंदी में बहुत के लिए करते हैं। जब हम कहना चाहते हैं कि वो बहुत, जैसे वो बहुत ईमानदार है, तो हम कहेंगे ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, लेकिन जो टू होता है ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा, इतना ज़्यादा जितना नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें ये मीनिंग कन्वे करना हो कि वो आवश्यकता से ज़्यादा कुछ है तो हम टू का यूज़ करते हैं, और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत कुछ है तो हम वेरी का यूज़ करते हैं। कुल मिला के जो टू है ये एक दोष को बताता है, मतलब एक कमी को बताता है, और वेरी जो है वो एक गुण को बताता है। चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। देखिए, अगर मैं कहूँ कि आई एम टू ग्लैड टू सी यू, मान लीजिए आप हैं या मैं हूँ या कोई भी है, अगर एक किसी अपने फ्रेंड को देख करके कोई कहता है कि आई एम टू ग्लैड टू सी यू, कि मैं तुम्हें देखकर इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हम कोई नहीं कहना चाहेगा अपने फ्रेंड को देखकर कि मैं तुम्हें देखकर इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए, मीन्स मुझे खुश नहीं होना चाहिए तुम्हें देखकर, तो ऐसा तो नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो ये टू है ये यहाँ पर गलत यूज कर रखा है, यहाँ इसकी जगह वेरी होना चाहिए था। ओके, दूसरा देखिए, माई सन्स हेल्थ इज़ टू गुड, मेरे बेटे की जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी जितनी नहीं होनी चाहिए। तो क्या कोई पेरेंट है जो ये चाहता होगा कि उसके बेटे की जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी है जितनी नहीं होनी चाहिए? मतलब वो चाहेगा कि उसके बेटे की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी जो मीनिंग है ये बड़ा सा ओड सा निकल रहा है। तो यहाँ पर भी टू यूज नहीं होकर क्या होना चाहिए? वेरी होना चाहिए, कि माई सन्स हेल्थ इज़ वेरी गुड। ओके, आप मीनिंग को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि टू यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि टू का मीनिंग ये होता है कि मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, उतना जितना नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, गॉड इज़ टू मर्सीफुल टू मी, अब यहाँ पे टू की बजाय वेरी का यूज होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए, आई राइट टू करेक्टली, मैं उतना करेक्टली लिखता हूँ जितना मुझे नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई ये नहीं कहता कि मैं इतना अच्छा लिखता हूँ जितना नहीं लिखना चाहिए। भाई जितना लिख ही नहीं सकता फिर उससे अच्छा क्या लिखेगा? ठीक है ना, तो यहाँ पे टू यूज नहीं होगा, यहाँ पे वेरी यूज होगा। ओके, तो ये सारी जो भी सेंटेंस हैं इनमें टू का गलत यूज कर रखा है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं जो स्पीकर है वो गुण बताना चाहता है। ठीक है, गुण बताना चाहता है। जैसे पहले सेंटेंस में वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, ये नहीं कहना चाहता कि मैं तुम्हें देखकर इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो गुण बताना चाहता है सभी सेंटेंसेस में। तो गुण बताने के लिए हम वेरी का यूज करते हैं, और दोष बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, यू आर टू वीक इन इंग्लिश, तुम इंग्लिश में इतने कमज़ोर हो जितने तुम्हें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये टू सही है। इसी प्रकार द प्राइस ऑफ ऑयल इज़ टू हाई, जो तेल की कीमत है वो इतनी ज़्यादा है जितनी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे टू सही है। द हाउस इज़ टू स्मॉल फॉर मी, यह घर मेरे लिए इतना छोटा है जितना नहीं होना चाहिए, मतलब दिस इज़ सफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे भी टू का यूज हो सही है। तो इस प्रकार हम टू और वेरी को जब यूज करते हैं तो हमें संभल के इन दोनों शब्दों का यूज करना चाहिए। वेरी को आप हमेशा तभी यूज कीजिए जब आप गुण के बारे में बताना चाहते हो, और टू का तभी यूज कीजिए जब आप किसी दोस्त के बारे में बताना चाहते हो। नेक्स्ट, जब भी आप वेरी या टू का यूज करते हैं तो इनके बाद या तो एडजेक्टिव यूज किया जाता है या एडवर्ब यूज किया जाता है। जैसे सी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली, अब यहाँ पे वेरी है, वेरी के बाद में जो ब्यूटीफुली वर्ड है ये यहाँ पे एडवर्ब है। इसी प्रकार दैट दिस ट्री इज़ वेरी हाई, ये वेरी है, वेरी के बाद जो वर्ड है बिग ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी प्रकार दिस माउंटेन इज़ टू हाई फॉर मी, यहाँ पे देखिए हाई एडजेक्टिव है
और इससे पहले ये टू वर्ड है, तो टू के बाद में एडजेक्टिव है, या वेरी के बाद में एडजेक्टिव है, या वेरी के बाद में एडवर्ब है। यू स्पीक टू फास्ट, अब यहाँ पे ये टू है, टू के बाद में देखिए ये एडवर्ब है। ठीक है, तो जब भी आप वेरी या टू का यूज़ करते हैं तो इन दोनों शब्दों के बाद में जो है या तो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। उसके बाद बात करते हैं टू और टू मच की। देखिए, अगर हम कोई ऐसा एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं जिसके साथ कोई नाउन नहीं है, ठीक है, या फिर कोई एडवर्ब है, तो उससे पहले हम टू यूज करेंगे, टू मच यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे यू आर टू काइंड टू मी, अब यहाँ पे देखिए काइंड एडजेक्टिव तो है लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है, जैसे काइंड मैन। तो इस तरह अगर ये काइंड है और इसके बाद ये नाउन हो जाता तो ऐसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप देख रहे हैं ये सिर्फ अकेला एडजेक्टिव है। तो ऐसे में यहाँ पे आप टू ही यूज़ करेंगे, यहाँ टू मच नहीं यूज़ कर सकते। आप ये नहीं कह सकते यहाँ पे यू आर टू मच काइंड टू मी। आगे देखिए आई अराइव्ड टू अर्ली, यहाँ पे देखिए एडवर्ब है तो यहाँ पे अकेला टू ही यूज होगा, टू मच यूज नहीं करेंगे। टू मच का यूज आप तभी कर सकते हैं जब नाउन हो, मीन्स नाउन से पहले आप टू मच यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव गोट टू मच वर्क, अब यहाँ पे ये वर्क जो है ये नाउन है, तो नाउन से पहले आप देखिए टू मच यूज कर रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ एक्सप्रेशंस बताई थी और ये भी बताया था कि ये एक्सप्रेशंस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री से पहले रख सकते हैं हम। कोई भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम ये एक्सप्रेशंस रख सकते हैं। वही एक्सप्रेशंस हैं ये, मच, फार, वेरी मच, ए लॉट, लॉट्स, एनी, नो, रादर, ए लिटिल, ए बिट और इवन। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज करते हैं। जैसे इन एग्जांपल्स में देखिए आप, इन एक्सप्रेशंस को कंपैरेटिव डिग्री से पहले कहीं ना कहीं यूज किया गया है। जैसे एक बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले एनी रखा है, यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे इवन रखा है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे ऑन रखा है। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं जितने भी ये, इनको हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले रख सकते हैं। ग्रामेटिकली सही होता है अगर इनको हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज करते हैं। तो यही एक्सप्रेशंस जो हैं हम टू को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मच टू ओल्ड, तो देखिए टू से पहले मच है, ए लिटिल टू कॉन्फिडेंट, यहाँ टू से पहले लिटिल है, यहाँ पे इट लॉट टू बिग, तो टू से पहले ए लॉट है, या टू सोन, तो टू से पहले बिट है, फार टू यंग, तो देखिए टू से पहले फार है, रादर टू ऑफन, तो टू से पहले रादर है। तो ये एक्सप्रेशंस आप लर्न कर सकते हैं और इनसे रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो अगर कहीं पे टू से पहले अगर इन एक्सप्रेशंस की बजाय या इन एक्सप्रेशंस के बाद अगर टू नहीं रख रखा या कंपैरेटिव डिग्री नहीं रख रखी तो वहाँ पे मिस्टेक है। अब मान लीजिए यहीं पे ले लीजिए आप, यहाँ पे अगर गुड यूज, इज़ योर मदर एनी गुड, ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए थी तो हमें बेटर लिखना था। तो इन एक्सप्रेशंस के बाद हम कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ कर सकते हैं और इनके बाद जो है हम टू का यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब टू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं इन एक्सप्रेशंस के द्वारा। उसके बाद है एडजेक्टिव और नाउन, अगर कहीं दे रखे हैं तो टू उससे पहले हम यूज नहीं कर पाएंगे। ये जो टू है इज़ नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन। कहीं भी अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा है, ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न आपको कहीं दिख रहा है, तो इस पैटर्न से पहले आप अकेला टू यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे आई पुट डाउन द बैग बिकॉज इट वॉज टू हैवी। अब यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव है तो टू यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हैवी के बाद में अगर आप बैग रख देंगे तो फिर ये टू यूज नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार ये देखिए सी डज नॉट लाइक मैन हु आर टू टॉल। अब ये एडजेक्टिव है अकेला तो इससे पहले आप टू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद में अगर नाउन होगा कोई तो आप ये टू यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार लेट अस फॉरगेट दिस प्रॉब्लम इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इससे पहले आप टू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, अब ये देखिए ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, मीन्स एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो इस एडजेक्टिव से पहले आप ये टू वर्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन
एक बहुत ही फॉर्मल स्टाइल में क्या होता है कि हम टू के बाद, ये टू है मान लीजिए, इसके बाद आप एडजेक्टिव रख सकते हैं और एडजेक्टिव के बाद एक नाउन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया है कि टू के बाद आप एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज नहीं कर सकते हैं, ये पैटर्न यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अगर ये यूज़ करेंगे तो देखिए ये गलत हो जाएगा। लेकिन आप टू के बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस नाउन से पहले आपको एक आर्टिकल लगानी पड़ेगी। यहाँ पर जो आर्टिकल आएगी वो इंडेफिनेट आर्टिकल हो सकती है। इस पैटर्न को थोड़ा गौर कीजिए। जैसे ही इज़ टू इंटेलिजेंट ए मैन, तो यहाँ पे आप ये तो लिख सकते हैं, ये सेंटेंस सही है बिल्कुल, लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे ही इज़ टू इंटेलिजेंट मैन, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद हमने एडजेक्टिव यूज़ किया, उसके तुरंत बाद हमने नाउन यूज़ कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, हम इस टू के बाद एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव के बाद जो नाउन यूज़ करते हैं इससे पहले हमें एक आर्टिकल लिखनी पड़ेगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम टू के बाद हम इन्फिनेटिव कब यूज करते हैं। तो देखिए, वी कैन यूज एन इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर आफ्टर टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब। जब भी टू के बाद हम एडजेक्टिव रखते हैं या एडवर्ब रखते हैं तो इसके बाद हम टू इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क, यहाँ पे देखिए टू है, इसके बाद ये एडजेक्टिव है, तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव हम रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ही इज़ टू पुअर टू बाई ए कार, तो यहाँ पे टू है, इसके बाद ये एडजेक्टिव है और इसके बाद टू इन्फिनेटिव है। हालांकि इन सेंटेंसेस का मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे अगर हम पहला सेंटेंस लें, जैसे ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क, तो इस सेंटेंस का मतलब है ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क। ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, तो ये मीनिंग नेगेटिव हो गया। ओके, जब आप टू के बाद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, एडवर्ब यूज़ करते हैं और उसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। इसी प्रकार से ही इज़ टू पुअर टू बाई ए कार, तो इसका भी मतलब यही हो जाएगा कि ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए कार, ठीक है, वो इतना गरीब है कि वो कार नहीं खरीद सकता। तो ये तो हमने देख लिया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि कब हम टू के बाद में जो है इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो टू के बाद जब आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब दिखे तो आप जो है इसके बाद टू इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं और इसका जो मीनिंग होगा वो नेगेटिव होगा। दूसरा, यहाँ पे देखिए दो वर्ब हैं, एक तो ये वर्ब है इज और एक यहाँ पे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। इन दोनों वर्ब्स का जो सब्जेक्ट है वो ही है, ठीक है, ये ही है। दोनों वर्ब्स का सब्जेक्ट क्या है? ही। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये ही का सब्जेक्ट नहीं, जो ये इज है इसका सब्जेक्ट भी ही है और बाई का सब्जेक्ट भी ही है, ठीक है। लेकिन इस नॉन फाइनाइट वर्ब का हम अलग से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सेंटेंस में, वो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। इससे पहले एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। एक तो हम टू के बाद इन्फिनेटिव तब यूज कर सकते हैं जब टू के बाद में एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, ठीक है, ये हमने देख ही लिया है। उसका दूसरा ये है कि हम टू मच या टू मैनी के बाद भी हम इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं, जो टू इन्फिनेटिव है वो यूज कर सकते हैं। जैसे देयर वाज टू मच स्नो टू गो वॉकिंग, अब यहाँ पे देखिए टू है, ठीक है, टू के बाद मच है और इसके बाद ये टू इन्फिनेटिव है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टू मच यूज़ करते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, हम नाउन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नाउन रखा हुआ है ये। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका हम अलग से अगर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो जब अगर नॉन फाइनाइट वर्ब का अगर हम जो है सब्जेक्ट अलग से डिफाइन करना चाहें, अलग से इंट्रोड्यूस करना चाहें तो उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर 4 प्रीपोजिशन चाहिए ही। जैसे देखिए द वाटर इज़ टू साल्टी टू ड्रिंक। अब यहाँ पे देखिए ये टू इन्फिनेटिव का जो अलग से जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रखा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हम ऐसा करेंगे तो हम 4 प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। जैसे द वाटर इज़ टू साल्टी फॉर अस टू ड्रिंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रिंक वर्ब का सब्जेक्ट वो क्या हो गया, ये। तो इस तरह से अगर हम टू इन्फिनेटिव का अलग से स्ट्रक्चर जो है, अलग से जो है सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो फिर हमें 4 वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इन इनफॉर्मल स्पीच टू कैन समटाइम्स बी यूज टू मीन वेरी।
इनफॉर्मल स्पीच में जो है हम टू का यूज़ कई बार वेरी के अर्थ में कर देते हैं, हालांकि ऐसा इनफॉर्मल वे में कर सकते हैं हम, लेकिन फॉर्मल वे में ये गलत माना जाता है। जैसे ओ दैट्स रियली टू काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, आई एम नॉट फीलिंग टू वेल। तो हालांकि इनफॉर्मल वे में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल वे में आपको इससे अवॉइड करना है। अगर फॉर्मल वे में आपको यूज़ करना है तो हम ओनली टू यूज़ कर सकते हैं वेरी या एक्सट्रीमली के अर्थ में, ठीक है। अगर हम वेरी एक्सट्रीमली के अर्थ में अगर हम यूज़ करना चाहें एक एक्सप्रेशन, तो हम ओनली टू यूज़ कर सकते हैं। यह फॉर्मल लेटर्स और इन्विटेशन वगैरह में कॉमनली यूज़ की जाती है। जैसे वी विल बी ओनली टू प्लीज्ड इफ़ यू कैन स्पेंड ए फ्यू डेज विद अस। तो यहाँ पे जो ओनली टू है इसका मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पे है वेरी, ठीक है। ये जो है ओनली टू यहाँ पे लिख रखा है, इसका मतलब है वेरी या एक्सट्रीमली। जैसे वी विल बी एक्सट्रीमली प्लीज्ड इफ़ यू कैन स्पेंड ए फ्यू डेज विद अस, या वी विल बी वेरी प्लीज्ड इफ़ यू कैन स्पेंड ए फ्यू डेज विद अस। ये अक्सर हम ये जो फॉर्मल इन्विटेशंस वगैरह हैं उनमें अक्सर हम यूज़ करते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें हमने टू और वेरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।